Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing. So, for this particular chapter, that is chapter number 5, Rulers and Buildings from class 7th, जिस बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज NCERT और यहाँ पे रिस्पेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको फर्दर हम लोग जहाँ पे लास्ट लीव आउट किया था. तो इट स्टार्ट विल टेम्पल्स एंड मॉस्क भी स्टडीड आउट. अब टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया जाता था ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया. यहाँ से स्टार्ट करते हैं गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स से. ठीक है, अब अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. अब मुगल्स के अंदर जो था वो आर्किटेक्चर वगैरह और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहां थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर्स वगैरह में. In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. अब उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने डिस्क्राइब किया था उनके इंटरेस्ट के बारे में, जिसमें जो कि फॉर्मल गार्डन्स वगैरह को प्लान करने में, उनको ले आउट करने में था. ठीक है, जो कि प्लेस करे गए थे रेक्टेंगुलर वॉल्ड इंक्लोजर्स में. उनको डिवाइड किया गया था 4 क्वार्टर्स में आर्टिफिशियल चैनल्स के थ्रू. दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग, 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स. अब इन गार्डन्स को चार बाग कहा जाता था. 4 गार्डन्स मतलब कि जो कि उनके सिमेट्रिकल डिवीजन, जो उनके क्वार्टर्स में सिमेट्रिकल डिवीजन होता है उसके लिए कहा जाता था. बिगनिंग विद अकबर, some of the most beautiful Chahar Bags were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Kashmir. स्टार्ट करते जो अकबर से, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे चार बाग्स थे जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय जहांगीर और शाहजहां कश्मीर में, आगरा एंड दिल्ली में. These were several important architectural innovations during Akbar's region. अब अकबर के टाइम पे ये कुछ बहुत ही important architectural innovations थे. ठीक है, for inspiration, Akbar's architects turned into the tombs of his Central Asian ancestor. अब इंस्पिरेशन के लिए अकबर के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने टॉम्ब्स वगैरह को बनाया था सेंट्रल एशिया एंसेस्टर में. ठीक है, तिमुर. The central towering dome and the tall gateway, Pishtak, became important aspects of Mughal. अब ये सेंट्रल टावरिंग डोम था और जो टॉल गेटवे था पिश्ताक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए मुगल्स के लिए. ठीक है, आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम. ठीक है, द टॉम वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चार बाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइसेस. अब ये टॉम था, इसको प्लेस किया गया था एक फॉर्मल चार बाग के सेंटर में. ठीक है, और इसको बनाया गया था ट्रेडिशन में जिसका नाम था 8 पैराडाइसेस और या फिर हश्त बिहिश्त, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, या फिर हश्त बिहिश्त जिसका मतलब था कि एक कमरा जो कि 8 रूम से सराउंड हो पूरा. ठीक है, द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन. जो बिल्डिंग थी उसको रेड कलर के सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्ट किया गया था, एज्ड विथ वाइट मार्बल, जिसको वाइट मार्बल से एडजस्ट किया गया था. It was during Shah Jahan's region that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. ये शाहजहां के टाइम का था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे मुगल आर्किटेक्चर्स थे उन सबको इकट्ठा फ्यूज़ करके और बहुत बड़े बड़े हारमोनियस सिंथेसिस वगैरह बनाए गए थे. He is being witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. अब उनके टाइम में बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह हुई, स्पेशली आगरा और दिल्ली में. द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस वर केयरफुली प्लान. जो सेरेमोनियल हॉल्स थे पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के, उनको बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया था. प्लेस विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, उनको एक बहुत बड़े से कोर्टयार्ड में प्लेस किया गया था. दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स. अब इनको चेहर सुतन या फिर 40 पिलर्ड हॉल्स के नाम से भी जाना जाता था. शाहजहां's ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क. अब शाहजहां का जो ऑडियंस का हॉल था उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो एक मॉस्क के शेप को रिजेंबल करे.
The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer. और एक ऐसा पेडेस्टल जिसपे कि उनका थ्रोन प्लेस था, उसको फ्रीक्वेंटली बोला जाता था किबला, मतलब कि जिस डायरेक्शन मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं. सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, तो उस टाइम पे जितना जब भी कोर्ट में सेशन में होता था कोर्ट, तो सब लोग उसी तरफ के डायरेक्शन को फेस करते थे. The idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features. किंग का जो आइडिया था गॉड के रिप्रेजेंटेटिव होने का अर्थ में, वो सजेस्ट किया गया था इन आर्किटेक्चरल फीचर्स से ही. द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वॉज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली. अब ये जो यहाँ पे कनेक्शन था रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट के बीच में शाहजहां से, उसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था इस कोर्ट में जो कि रेड फोर्ट में था, दिल्ली में. Behind the emperor's throne were a series of pitra dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus praying the lute. अब यहाँ पे ये जो एम्परर के थ्रोन वगैरह था, उसके पास एक सीरियस पिट्रा दुरा था जो उसको की बनाया गया था, ठीक है, जो कि एक लेजेंडरी ग्रीक गॉड जिनका नाम था ऑर्फिस, उनकी प्रेज, उनकी प्लेइंग को ल्यूट प्ले करते थे वो, उसको वहाँ पे डिपिक्ट करा गया था. ठीक है. इट वाज बिलीव्ड दैट ऑर्फिस's म्यूजिक could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. ये कहा जाता था कि ऑर्फिस का जो म्यूजिक है वो जो बहुत बड़े बड़े बीस्ट वगैरह हैं उनको भी काम कर देता था जब तक वो एग्जिस्ट करते थे एक साथ. The construction of Shah Jahan's audience hall aims to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. ये कहा जाता था शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था वो इस एम से बनाया गया था कि जो किंग के जस्टिस में सब लोग को हाई और लो जिस तरीके से इक्वली ट्रीट किया जाए और एक ऐसा वर्ल्ड बनाया जाए जहाँ पे वो सब लोग साथ में रह सकते हैं हार्मोनी के साथ. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेज शाहजहां's कैपिटल वाज एट आगरा. उनके अर्ली टाइम में शाहजहां का जो कैपिटल था वो आगरा में था. अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना. एक ऐसी सिटी जहाँ पे जो नोबिलिटी थी उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था होम्स के रूप में जो कि रिवर यमुना के बैंक मतलब किनारे पे था. दीज वाज सेट इन द मिस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द महरबाग फॉर्मेट. अब इनको कुछ एक फॉर्मल गार्डन्स के लाइक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसका नाम था महरबाग फॉर्मेट में. द चाहरबाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन. अब यहाँ पे चार बाग गार्डन था उसका एक ऐसा वेरिएशन था जिसमें कि हिस्टोरियंस उसको डिस्क्राइब करते थे रिवर फ्रंट गार्डन के तरीके से. इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चार बाग बट एट इट्स एज. तो इसमें जो ड्वेलिंग थी वो लोकेट ना हो करके सेंटर में थी चार बाग के, बट सेंटर में ना होकर के वो एजेस पे थी. ठीक है. शाहजहां अडाप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल. शाहजहां ने रिवर फ्रंट गार्डन को अडाप्ट किया था लेआउट को ताजमहल में. द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस रीजन. उस टाइम का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट था जो कि ताजमहल. Here the white marble museum was placed on the terrace by the edge of the river and the garden was its south. अब यहाँ पे जो white marble था उसको प्लेस किया गया था टेरेस पे नदी के किनारे से और गार्डन जो था वो साउथ की तरफ था. ठीक है. ये ताजमहल की पिक्चर. ठीक है. शाहजहां डेवलप्ड दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मींस टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल्स हैड द रिवर. अब इस तरीके से उन्होंने कंट्रैक्ट किया गया था इस कंट्रोल में कि एक्सेस के लिए कि जो नोबल्स थे उनके पास रिवर हो. In the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the riverfront. अब जो नई सिटी थी शाहजहानाबाद में जो ये कंस्ट्रक्ट करी गई थी दिल्ली में, उसका जो इंपीरियल पैलेस था उस तरीके से कमांडेड था जो कि रिवर फ्रंट में था. ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स जैसे कि जिनका जो बड़ा बेटा था दारा शुको, केवल को एक्सेस दिया जाता था इस रिवर का.
ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और जो भी सब लोग थे सबको अपने अपने घरों को सिटी से दूर मतलब रिवर यमुना से दूर पे कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, ग्रेट। रीजन एंड एम्पायर। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो थी वो 8th और 18th सेंचुरी में इंक्रीज हो गई, वहाँ पे एक शेयरिंग ऑफ आइडियाज चालू हो गया रीजन्स में। द ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन वॉज अडॉप्टेड बाय अनदर, एक रीजन का जो ट्रेडिशन था वो दूसरा रीजन अडॉप्ट कर लेता था। इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल, विजयनगर में एग्जाम्पल में द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड by the style of architecture found in the adjoining sultanates of बीजापुर and गोलकोंडा। अब यहाँ पे हम लोग एक रिस्पेक्टिव विजयनगर जैसे एग्जाम्पल है, वहाँ पे एलिफेंट के जो स्टेबल्स थे रूलर्स के, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस किया गया था। और वहाँ पे जो आर्किटेक्चर का स्टाइल था, ठीक है, वो उसको साल्तनेट्स वगैरह ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था, बीजापुर और गोलकोंडा इन सारे जगहों पे। इन वृंदावन नियर मथुरा, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in फतेहपुर सीकरी। वृंदावन जो कि मथुरा के पास में था, वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट किया गया था आर्किटेक्चर स्टाइल्स में, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे मुगल के पैलेसेस वगैरह के तरीके जो कि फतेहपुर सीकरी में थे। The creation of large empires that brought different regions under this rule helped in this cross-fertilization of artistic forms। अब जो क्रिएशन था इन बड़े बड़े एम्पायर्स का, वो काफ़ी डिफरेंट रीजन्स में था और अंडर जो रूल में था वो काफ़ी हेल्प कर रहा था क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए, अलग अलग तरीके के आर्टिस्टिक फॉर्म्स के लिए और अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और डिज़ाइंस के लिए। Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural styles in the construction of their old buildings। अब मुगल्स जो थे वो जो भी इनके रीजन के डिज़ाइंस वगैरह होते थे उनको अडाप्ट करते थे अपनी आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में और उनको कंस्ट्रक्ट करवाते थे खुद की बिल्डिंग में। इन बंगाल जैसे कि जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने एक रूफ को डेवलप किया था जिसको डिज़ाइन किया गया था एक हट के तरीके से, ठीक है। द मुगल्स लाइक दिस बंगला डोम, मुगल्स को इस बंगला डोम को बहुत अच्छा लगा, सो मच दैट दे यूज इट इन देयर आर्किटेक्चर, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इसको खुद के अपने आर्किटेक्चर में ही यूज़ कर लिया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वॉज ऑल्सो एविडेंट। इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, many of the buildings show the influence of the architectural styles of गुजरात एंड मलबा। अकबर के जो कैपिटल था फतेहपुर सीकरी में, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो कि इन्फ्लुएंस शो करती थी अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में जो कि गुजरात और मलबा में थी। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स वांट इन द 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms। तो और भी जो अथॉरिटी थी मुगल रूलर्स की जो कि 18th सेंचुरी में वांटेड थी, तो जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स उन्होंने डेवलप किया था काफ़ी पैट्रोनेज जो कॉन्स्टेंटली यूज़ होती जा रही थी, अलग अलग रूलर्स उनको अडाप्ट करे जा रहे थे और जब भी किंगडम्स वगैरह में यूज़ होती थी तो उन सब चीज़ों को इस्टाब्लिश किया जाता था। ठीक है, सो ग्रेट। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारा जो है दैट इज़ द रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी आउट किया है। ठीक है, सो ग्रेट।